Hello, my dear students, and welcome back to my channel. And today we are here to do some NCRT questions and extra questions and all the important questions for your CBSE Class 9 Social Science History Chapter First, that is the French Revolution. So let us start without wasting any time. So this is your part 1, students, okay? So in this part, yeah. So this is your पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट 2, 3 और 4 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जब लास्ट पार्ट होगा जिसमें ये लास्ट तक क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, उस पार्ट में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक भेज दूँगी। यू कैन हैव दिस पीडीएफ with all the question answers of this chapter in the description box of the last part of this video. Okay, I will be dividing this video into different parts. You can have it on my channel. So this is just part first of this chapter. So let us start without wasting any time. Yeah. So what the question number 1 says. So question number 1 is, students, that who was the ruler of France during the revolution? revolution के टाइम पे फ्रांस का रूलर कौन था? तो फ्रांस का रूलर था लुईस 16। ये XVI है ना, जो इस 16 ही ये रोमन में लिखा है, ठीक है, 16। सो लुईस 16 जो था वो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। एंड हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, और कब बना था रूलर, ये भी याद रख लेना, 1774 में। ओके, नेक्स्ट, नेम द 3 एस्टेट्स इनटू विच द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिफोर द रिवोल्यूशन। हमें 3 एस्टेट्स बतानी है जिसमें फ्रेंच सोसाइटी पूरी पूरी डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में। तो वो कौन कौन सी थी, रेवोल्यूशन के टाइम बतानी है हमें। तो पहली आती बच्चा योर फर्स्ट एस्टेट, डेट इज़ क्लर्जी। क्लर्जी इसमें आते थे बच्चा, जितने भी फादर्स होते थे वहाँ पे चर्च में, ठीक है, वो सब आते थे इसमें। और सेकंड एस्टेट में आते थे नोबैलिटी यानी कि जो किंग के फैमिली रिलेटिव में थे, वो सारे नोबैलिटी में आते थे, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट में थे जो पुअर थे, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, जो जिनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, वो सब कॉमन पीपल आते थे इस थर्ड एस्टेट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था? 1789 में। ओके, सो डेट भी याद रख लेना, दैट इज़ 14 जुलाई 1789। ओके, या। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वाज द थीसिस? अब जो थीसिस थे, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ टैक्स, स्टूडेंट्स, टैक्स जो इम्पोज किया गया था, इट वॉज अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च। ये चर्च ने दिया था, यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट थी, डैट वॉज क्लर्जी, उसकी तरफ से आया था, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें हमें 1/10 देना था अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है। ये थर्ड एस्टेट के लिए था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज टेली? टेली क्या था? देखो, जो थीसिस था ना, सॉरी स्टूडेंट्स, जो थीसिस था और ये जो टेली था, ये दोनों ही एक ही टैक्स हैं। और देखो, वो इनडायरेक्टली टैक्स था जो एग्रीकल्चर में 1/10 आता था, और ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स था दैट इज़ टू बी पेड टू दैट स्टेट कौन? जो किंग है उसे। ओके, और वो थीसिस को हमें चर्च को भेजना था, और ये जो डायरेक्ट टैक्स है टेल, ये हमें भेजना था स्टेट में, यानी कि किंग को। और 6th क्वेश्चन देखो, हु फॉर्म द नेशनल असेंबली इन फ्रांस? फ्रांस में नेशनल असेंबली किसने फॉर्म की थी 1789 में? तो ये हुई थी बच्चा जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तब थर्ड एस्टेट यानी कि जो कॉमन लोग थे, जब उन्होंने रेवोल्यूशन करने की ठानी थी, तब उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, टू वूम वॉज द टैक्सेस कॉल्ड थीसिस? यानी कि
किस पर टैक्सेस लगाए गए थे, जिसका नाम था थीसिस, पेएबल बाय द पीजेंट्स इन 18th सेंचुरी फ्रांस। यानी कि किसने टैक्सेस लगाए थे थीसिस नाम के, जिसको किसे पे करना था, पीजेंट्स को, यानी कि जो थर्ड एस्टेट थी उसे। और कब किया था, 18th सेंचुरी में फ्रांस में, ठीक है। तो किसने लगाए थे, चर्च ने, यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट थी दैट वाज क्लर्जी ने। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लास ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस वॉज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन सी क्लास थी सोसाइटी की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे थी, मतलब जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का हाथ था, करवाने का हाथ था। डैट वाज मिडिल क्लास के लोग थे, वही लोग थे जो उनको हेल्प कर रहे थे। उसमें से कुछ फर्स्ट एस्टेट के भी थे, कुछ नोबैलिटी थी, कुछ क्लर्ची के भी थे, और कुछ थर्ड एस्टेट के थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का क्या स्लोगन था उस टाइम पे। सो बच्चों ये क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या चीज़ पता लगती है। तो ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये उनका स्लोगन भी था, और ये वही आउटकम है जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे वर्ल्ड को मिला है। ओके, दैट इज़ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, ऑन व्हाट चेंजेस वाज लुइस 16 ऑफ फ्रांस सेंटेंस टू डेथ। यानी कि किन चार्जेस पे, यानी कि क्या उस पर रीज़न लगा था लुइस 16 पे, जिसकी वजह से उसको मौत की सज़ा मिली। ऐसा क्या किया था उसने, क्या चार्ज लगा था उस पर। ओके स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रीजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह, या फिर आप कह सकते हो देशद्रोह, क्योंकि उसने उसको संभाला नहीं, देश को संभाला नहीं, ठीक है। तो इस ट्रीजन का चार्ज लगा के उसको लुइस 16 को, जो फ्रांस का राजा था उस टाइम पे, उसे मौत की सज़ा मिली। व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम। अब हमें बताना है कि फ्यूडल सिस्टम क्या था। सो बच्चा, इट वाज अ सिस्टम अंडर विच लैंड वाज ग्रांटेड टू लैंडलॉर्ड्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री और लेबर सर्विसेज। अब देखो, ये वो सिस्टम था बच्चा जिसमें कि जो लैंड होता था वो गारंट किया जाता था लैंड ओनर्स को इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री या फिर लेबर सर्विस करने के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच फिलोसोफर हैड फॉरवर्डेड द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर शुड हैव वन वोट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लुइस 16। देखो पूरा क्वेश्चन समझे पहले। इसे पूछा है कि कौन सा फिलोसोफर था जो आगे आया था और उसने कहा था, और उसने एक प्रिंसिपल दिया था वोटिंग का, बाय द असेंबली एज अ होल, जो कि असेंबली के द्वारा होगा, और ईच मेंबर जो होगा शुड हैव वन वोट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लुइस 16। तो कौन था वो फिलोसोफर, डैट वाज रूसो। ओके, और भी 2 फिलोसोफर्स थे, उनके बारे में भी हम आगे क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपने ये चैनल पे भेजा है, चैनल पे डाल रखे हैं वीडियोस इसके पार्ट करके, सो यू कैन चेक आउट them also, okay. So question number 13 is, students, in which book did Rousseau mention the idea of one person one vote। तो ये आइडिया रूसो के दिमाग में जो था वो उसने एक बुक में लिखा था। तो वो कौन सी बुक थी, उस बुक का नाम था बच्चा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज गिव द टाइटल्स ऑफ द बुक रिटन बाय रूसो। ए रूसो, बी चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमें बताना है कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी, उनका नाम बताना है, बहुत ईजी है। तो रूसो ने तो लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था,
और चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, ये दोनों ही फिलोसोफर्स थे एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेस्क्यू ने, जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसोफर था, उसने जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसका थीम क्या था? तो अब देखो आंसर में क्या लिखोगे। Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislature, the executive and the judiciary। यानी ये मोंटेस्क्यू ने प्रपोज किया था अपने इस बुक में, एक थीम दिया था कि डिवीज़न होना चाहिए पावर का। कैसी? जो कि गवर्नमेंट में होगा उसमें डिवीज़न होना चाहिए पावर का। डेट विल बी द 3 टाइप्स होगा, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जिसमें जुडिशरी अलग काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेचर अलग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। विच बुक हैज़ प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। हाँ, वही क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, आ गया ना। डैट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि किसने लिखी थी? चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17। Who proposed a division of power within government। सो किसने अपनी बुक में लिखा था? वही आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये किसने प्रपोज किया था कि ये डिवीज़न होने चाहिए पावर में, पावर का गवर्नमेंट में, ठीक है? तो वो था मॉन्टेस्क्यू, उसने अपनी बुक में लिखा। So next question, question number 18. Name any 4 French philosophers who inspired the French people to revolt। तो 4 philosophers के हमें नाम लिखने हैं जिन्होंने फ्रेंच के लोगों को एक रिवॉल्ट यानी रिवोल्यूशन करने के लिए इंस्पायर किया था। They were first of all जेन जैकस रूसो, ये रूसो का पूरा नाम है, जेन जैकस रूसो। और मोंटेस्क्यू तो है ही, वोल्टेयर और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ओके, तो चारों का नाम रट लेना बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाई वाज बेस्टाइल हेटेड बाय द फ्रेंच पीपल। सो बेस्टाइल जो था जेल था जिसमें लोगों को बंदी बना लिया जाता था, और उसे लोग फ्रेंच के पीपल पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि बेस्टाइल जो था वो इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये किंग की, राजा की, लुई 16 की गलत पावर को दर्शाता था कि किस तरह से वो जेल में लोगों को डाल देता है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। विच बैटल सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815। 1815 में जो बैटल हुई थी डेट वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, याद रख लेना, 1815 में बैटल हुई थी वाटरलू की, डेट सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन डिड फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। तो फ्रांस ने कब मोनार्की को हटाया, गिराया, क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रक्ट किया? चुप। ओके स्टूडेंट्स, सो मोनार्की उस टाइम पे ख़त्म हो गई। और ओके स्टूडेंट्स, सो उस टाइम पे ये मोनार्की को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और रिपब्लिक को एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है? कब हुई थी? अब ये डेट याद रख लेना, मोनार्की कब अबॉलिश हुई थी? डेट वॉज 21st of your September and 1792। Got my point? Now next is name any one place that did not belong to Jacobin Club। तो एक चीज़ थी, एक क्लास थी, स्टेट नहीं, प्लेस नॉट, सॉरी, क्लास डेट वॉज बच्चा एस्टेट, जिसे हम कहते हैं अपने एस्टेट।
कौन सी एस्टेट जैकोबिन क्लब ने कौन सी एस्टेट को अपने अंदर नहीं ले रखा था? डैट वॉज नोबल्स, और नोबैलिटी जो एस्टेट थी डैट वॉज सेकेंड एस्टेट. ओके, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 23rd. डैट इज हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? डैट वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. नाम याद रख लेना, स्पेलिंग ढंग से याद करना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम. ओके, सो विच पीरियड ऑफ फ्रांस हिस्ट्री, यहाँ पे बच्चा थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा फ्रांस हिस्ट्री इज नॉन एज द टेरर. द टेरर नाम से कौन सा पीरियड है फ्रांस हिस्ट्री का? तो वो है बच्चा 1793 टू 1794, जिसे हम रीन ऑफ टेरर भी कहते हैं. यहाँ पे CN गलत है, ऑफ आएगा, रीन ऑफ टेरर भी कहते हैं. ठीक है, जिसमें क्या हुआ था ये भी समझ लो अब. जिसमें जो ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, इसने सब कुछ बंद करवा दिया था. ठीक है, और अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी थी. नेक्स्ट देखो 25th क्वेश्चन. नेम द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब स्टार्टेड बाय द फ्रेंच वुमेन. फ्रेंच वुमेन्स ने कौन सा क्लब स्टार्ट किया था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जो किया था वो था जैकोबिन क्लब, और जो वहाँ की फ्रेंच वुमेन्स ने किया था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन. ये पूरा नाम है, लोन को लेना. सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. विच लॉ वॉज. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में एज टू हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन. विमेंस के लिए कौन सा किया था? स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स. तो ये वाला जो लॉ था वो इंट्रोड्यूस कराया गया था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा. डेट वॉज स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. दैट इज हु अबॉलिश्ड स्लेवरी इन फ्रांस. फ्रांस में ओके, सो स्लेवरी किसने अबॉलिश की थी फ्रांस में? डैट वॉज द जैकोबिन क्लब. इसी ने ही स्लेवरी अबॉलिश की थी. Oh, sorry students. Okay, so next question is question number 28. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Mention any two features of the Constitution. So जो नेशनल असेंबली बनी थी और ड्राफ्ट हो गई थी जो नेशनल असेंबली थी ना, उसने ड्राफ्ट कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन का. कब? 1791 में. और हमें बोला है कि मेंशन द टू फीचर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमें उसके बताने कुछ फीचर्स. इट डिवेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली ही के पास पावर आ गई कि वो लॉ बनाएगी. इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ मोनार्क. मोनार्क की जितनी भी पावर्स थी वो धीरे धीरे करके कम कर रही थी. ठीक है, नाउ पावर्स वर डिसेंट्रलाइज्ड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे जो गवर्नमेंट के, उनको दे दी गई थी पावर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. हु रोट द टू ट्रीटीज ऑफ कॉन्वेंट. तो ये भी एक बच्चा एक बुक है जो फ्रांस के एक फिलोसोफर ने लिखी है. डैट वाज जॉन लॉके. ओके, नाम मत भूल जाना. यू कैन राइट इट ऑन योर नोट. ओके, सो व्हाट डज द रेड कैप वॉर्न बाय सेंस क्लूटोस इन फ्रांस सिम्बोलाइज. तो जो रेड कैप थी, रेड कैप जो ऐसे टाइप की होती थी, सेंटा क्लॉज वाली रेड कैप जो होती थी, जो वो पहन के रखते थे सैन क्लूटोस जो थे, तो वो क्या सिम्बलाइज करते, वो क्या दिखाते थे? तो रेड कैप दिखाती थी लिबर्टी. व्हाट? लिबर्टी. याद रखना.
So next question, name the political body to which the 3 estates of the French society sent their representative. अब हमें पॉलिटिकल बॉडीज़ का ना बताना है, पॉलिटिकल बॉडी बतानी है कौन सी थी जिसमें जो थी तीनों एस्टेट्स आया करती थी, बैठा करती थी और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करती थी. तो वो थे द एस्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी. जो एस्टेट्स जनरल थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी. टू विच द 3 एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसमें ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा करते थे ये तीनों एस्टेट्स. ओके, नेक्स्ट कम स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ideas of liberty and democratic rights. Ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. Explain the statement in the light of French Revolution. अब हमें बताना है कि हमें जो ये दे रखी है बच्चा, ये स्टेटमेंट जो हमें दी है कि आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेगेसी यानी कि प्रेरणा देती हुई चीज़, जो हमें प्रेरणा देती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमें प्रेरणा मिलती है. तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है. ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. द नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1791 with an object to limit the powers of the monarch. अब ये जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी 1791 में, वो किस ऑब्जेक्टिव से हुई थी कि हम that we will limit the powers of this monarch. Okay, देखो, the constitution framed in 1791 began with the declaration of the rights of men and citizens. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फ्रेम हुआ था, तो 1791 में. ओके, सो विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था 1791 में, तो उसने क्या शुरू किया था, डिक्लेरेशन की थी कि राइट्स मिलेंगे मैन को और सिटीजन्स को. विमेंस को तो अभी तक मिले ही नहीं थे. ओके, विमेंस को तो 19 के टाइम पे मिले थे. मुझे ठीक से याद नहीं है ईयर, बट बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा दे हैव टू सैक्रिफाई. ओके, सो अभी तक तो मैन और सिटीजन्स को मिले थे और सेंसरशिप लगा दी गई थी, मतलब अबॉलिश कर दी गई थी, सॉरी लगाई नहीं गई थी, अबॉलिश की गई थी 1789 में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज explain the impact of the French Revolution on the life of people of France. ये फ्रांस के लोगों पर जो इम्पैक्ट पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ओके, सो क्या इफेक्ट पड़ा था, लेट अस चेक आउट दैट ऑल. डिवोर्स वॉज मेड लीगल. डिवोर्स लीगल हो गया था, इलीगल नहीं था. And could be appealed by both women and men. तो दोनों men and women can apply for divorce. Okay बच्चा, so women could be now trained for jobs. अब वुमेन्स को ट्रेन हो सकती थी जॉब्स के लिए. एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी और कोई आर्टिस्ट यानी कि कोई काम कर सकती थी. ठीक है, यानी कि फ्रीडम मिली थी आधी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स स्टार्ट हुआ ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का. इट प्रोक्लेम्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वर नेचुरल राइट्स ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ. यानी कि जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो अपना ओपिनियन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे लॉ उनको मिल गए थे, बर्थ से इनको राइट मिल लेते थे. ठीक है, सो दीज कुड नॉट बी टेकन अवे, और ये सारे राइट्स नहीं वापस कोई नहीं ले सकता था इनसे. ओके, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स अपीयर्ड स्टीडली इन द टाउन्स ऑफ फ्रांस. फ्रांस नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे फ्रांस आएगा.
सो फ्रांस में ये जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स थे और प्रिंटेड पिक्चर्स थी वो स्टीडली आराम से आती थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो फ्रॉम देयर दे ट्रेवल्ड इनटू द कंट्री साइड, अभी ये कंट्री साइड में आने लगे। These publications described and discussed the events and changes taking place in the country. तो ये जो पब्लिकेशंस हो रही थी, यानी कि जो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट और प्रिंटेड पिक्चर्स के ज़रिए जो बताया जा रहा था लोगों को, वो क्या था, उन्हें बताया जा रहा था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी कंट्री में, वो सब बताया जा रहा था। ओके ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 3। So what compelled Louis XVI to raise taxes in France? यानी कि किसने उसे मोटिवेट किया, किस वजह से लुईस 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े फ्रांस में। अब ये देखो, वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे पहले अगर आप वहाँ पे हेडलाइन डाल दोगे, मतलब टॉपिक डाल दोगे किस पे आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा इससे मार्क्स मिलते हैं अच्छे तरीके से, जो बच्चा एक्सप्लेन करके बताता है। तो कैसे बताओगे? वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए थे उसकी वजह से हुआ था, तो आप एक्सप्लेन भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करोगे देखो। सो इकोनॉमिक क्राइसिस में इन 1774 व्हेन लुईस 16 असेंडेड द थ्रोन, असेंडेड यानी कि जब उसे थ्रोन मिला था 1774 में, तब ही फाउंड द एम्प्टी ट्रेजर। तब उस टाइम पे जो मतलब जो उसका वो था ना, खजाने का पूरा क्या कहते हैं उसे, जिसमें खजाना रखते हैं राजमहल में, वो जगह थी, तो वो खाली थी, मतलब पैसा था ही नहीं उसके पास। द नेशन हैड गॉन इनटू डीप डेप्थ बिकॉज ऑफ द फाइटिंग इन द 7 years वॉर। अब जो नेशन था, यानी कि जो फ्रांस था, वो बहुत ही डीप डेप्थ में चला गया था, गहरे में चला गया था, क्योंकि उसे फाइट करने वो लड़ रहा था, लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में। कौन सी लड़ाई थी, कब तक की थी वो थी 7 साल की, 7 years की लड़ाई थी। कब से लेके कब तक? 1756 to 1763 में, ठीक है। और जब उसे वो मिला 1774 में, लुईस 16 को राज्य मिला, तब वो 20 साल का था, और तभी उसकी शादी भी करा दी गई थी ऑस्ट्रिया की एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस से, दैट वाज मैरिया एंटोनिएट। एम आई राइट? या मैरी एंटोनिएट, यस। सो वो कई सारे पैसे तो वो खुद ही अपने ऊपर ही यूज़ कर लिया करती थी मैरी एंटोनिएट। तो वो इतने ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह और अपनी सुंदरता पे सब कुछ पैसे, आधे पैसे तो इसकी सुंदरता पे मैरी एंटोनिएट पे चले जाते थे, आधे इसको अपने महल को सजाने में, उसको मेंटेन करने में, इन सब में, ठीक है। तो बाकी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बस स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो कर रहा था इनटू डेप्थ, कहाँ पे थे हम? या साथ एंड द रिवोल्यूशनरी वॉर इन अमेरिका अंडर लुईस 16, और एक जो वॉर हो रही थी जो इंडिपेंडेंस पाने के लिए थी ब्रिटेन से, क्योंकि अमेरिका को अपनी 13 अमेरिकन कॉलोनीज बचानी थी, लेनी थी वापस, किससे? ब्रिटेन से। तो इसलिए वॉर में हेल्प कर दी किसने? हमारे लुईस 16 ने, जो कि फ्रांस का था। तो फ्रांस ने हेल्प कर दी। देखो आगे भी लिखा है, फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फॉर ब्रिटेन। द वॉर एडेड मोर देन million livers to a depth that had already risen to more than 2 million livers। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पे लिवरिस आएगा, लिवरिस बोलते हैं इसको, लिवरिस करेंसी है बच्चा, ओके। तो देखो, तो इसने इतने सारे पैसे उस अमेरिका को हेल्प करने में लगा दिए, बल्कि अमेरिका ने तो हेल्प मांगी ही नहीं थी। तो अब आपको क्या लगता है, पैसे लेने पर अमेरिका उसे थैंक यू बोलेगा, और
उसने जो पैसे दिए थे वो उसे वापस कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने बोला ये तो खुद ही अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, तो करने तो हमने मदद थोड़ी मांगी थी, खुद ही कर रहा था, अब हम क्यों वापस दें। अमेरिका के पास भी वापस नहीं करना चाहता था अमेरिका ने वापस नहीं किए, और इसीलिए ही अब पैसे वेस्ट करवा दिए इतनी, और अपने सैनिक भी इतने मरवा दिए इसने। अब देखो डेप्थ ट्रैप, अगला टॉपिक डालते हुए कहेंगे हम। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, ठीक है, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि जो लेंडर्स थे, जो कर्ज देते थे लोगों को, जो स्टेट क्रेडिट में देते थे, तो वो अब शुरू हो गए थे 10% इंटरेस्ट के साथ लोन्स पर देने लगे थे। 10% इंटरेस्ट लगा दिया था उन्होंने लोन्स पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट हु was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone, and to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. तो अब क्या हुआ, अब लुई 16 को बढ़ाना पड़ा अपना टैक्स बढ़ाना ही था, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं से पैसे तो लाने थे, तो इसलिए टैक्स लगा दिया बेचारी थर्ड एस्टेट पे। और ये टैक्स उनको देना नहीं था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जिसमें नोबेलिटी और क्लर्जी आते थे वो तो देते नहीं थे टैक्स, और इनको देना पड़ता था थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल को। अब देखो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट, फ्रांस अंडर वेरियस किंग्स हैड एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इम्पेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, यानी कि एक अलग से जो कोर्ट था उस पर भी इनको पैसे खर्च करने पड़ती थी, ये बताया गया इसमें। ओके फाइन, सो ये तो आप लिख सकते हो। और आई थिंक हाफ एन आवर से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, सो आई थिंक ये हम अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट 1 स्टूडेंट्स ऑफ योर questions for CBSE class 9 social science history chapter 1st, that is the French Revolution. And at last I would like to say thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye everyone.